कोई भी ट्रांजैक्शन यानी कि बच्चों व्हेन वी टॉक अबाउट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ समथिंग, तो उस चीज में पैसे का ही इस्तेमाल क्यों होता है। अगर बच्चों मैं जाके एक मोबाइल फोन खरीदने जाती हूँ, ठीक है, मोबाइल फोन एक गुड है, मैं उसको खरीद रही हूँ, उसके बदले में मैं पैसा दे रही हूँ, तो वो भी जो ट्रांजैक्शन हो रही है, वो भी जो एक्सचेंज हो रहा है, उसमें भी मनी जो है एक मीडियम है उस चीज का। फिर जब उसके बाद राजा महाराजा लोग आते हैं, तो फिर जो अशरफियां होती थी, यानी कि जो हमारे मेटालिक कॉइन्स होते थे, प्रेशियस मेटल्स के बने हुए, चाहे वो सोने के, चांदी के, कॉपर के, इन सभी कॉइन्स का इस्तेमाल करा जाता था, जो कि लास्ट सेंचुरी तक कंटिन्यू करा गया। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज, और आज की इस क्लास में हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट, यानी कि पैसा ही पैसा। आज जो है इस क्लास में बच्चों होने वाला है, पैसा ही पैसा होगा, और पैसे ही पैसे की बात भी होने वाली है। सो बेसिकली इस चैप्टर के दो पहलू हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मनी की, कि मनी को हम, पहली बात तो मनी होता क्या है, मनी को हम यूज क्यों करते हैं, मनी की जगह किसी दूसरी चीज का इस्तेमाल क्यों नहीं करा जाता, मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट क्यों करा जाता है, मनी के इस्तेमाल से पहले क्या होता था, मनी जो है मॉडर्न फॉर्म उसका क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे। एंड देन वी विल मूव ऑन टू द सेकंड फेज ऑफ द चैप्टर विच इज क्रेडिट, यानी कि लोन। फिर हम लोन की बात करेंगे कि लोन क्या होता है, लोन कौन लेता है, लोन किस तरीके से बैंक्स फंक्शन करते हैं, लोन देते हैं, तो ये सारी चीजों की बात करेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करेंगे, कोऑपरेटिव्स की बात करेंगे। सब कुछ आपको समझ में आज ही की क्लास में आ जाएगा। तो फटाफट से चलते हैं इस बहुत ही इजी से चैप्टर को समझने के लिए। और यहाँ पर सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर एक सवाल ही उठा देते हैं कि why transactions are made in money। कोई भी ट्रांजैक्शन यानी कि बच्चों व्हेन वी टॉक अबाउट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ समथिंग, तो उस चीज में पैसे का ही इस्तेमाल क्यों होता है। देखो मैं सिंपल सी ट्रांजैक्शन की बात करूंगी। आप लोग नीचे जाओ, घर के नीचे उतरो, सामने कोई भी जो दुकान है वहां पे जाइए और वहां पर एक चिप्स का पैकेट खरीदो, वो भी एक ट्रांजैक्शन है। अब चिप्स का पैकेट अंकल आपको ऐसे ही तो दे नहीं देंगे, वो मांगेंगे कि बच्चे इसके जो 10-20 रुपए बनते हैं वो दे दो, ठीक है। तो आप हैंड ओवर करोगे मनी, वो आपको हैंड ओवर करेंगे चिप्स का पैकेट और आप घर आ जाओगे, ठीक है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन पैसे से ही क्यों होती है, घर से आप कुछ और क्यों नहीं ले जाते। मतलब हो सकता है कि चावल ले जाओ घर से, है ना, चावल दे दो अंकल, चावल के बदले में कुछ चिप्स दे दो, अंकल डांट के भगा देंगे, अरे चावल के बदले चिप्स क्यों देंगे हम, ठीक है। तो ट्रांजैक्शंस को मनी में ही क्यों करा जाता है, किसी और चीज में क्यों नहीं करा जाता, चलिए समझते हैं। सपोज बच्चों एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक शू सेलर है और एक वीट सेलर है, ठीक है। ये अंकल है, ये जूते बेचते हैं, और ये अंकल है, ये गेहूं बेचते हैं, और यहाँ पे पैसे नाम की कोई चीज नहीं है, मनी एग्जिस्ट ही नहीं करता सपोज। अब ऐसी सिचुएशन में अंकल के पास सिर्फ जूते हैं, अंकल अपने जूते लेकर वीट सेलर के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं, देखो भैया हमें घर के लिए चाहिए गेहूं, तो आप हमसे ना, हमारे पास देखिए जूता है, तो आप जूता खरीद लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, पहनेंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा, ठीक है। आप हमसे जूता खरीद लीजिए और हमें उस जूते के बदले में गेहूं दे दीजिए। अब ये जो अंकल हैं, ये बोल रहे हैं कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत जूते हैं, मुझे और जूते नहीं चाहिए, और मैं ना ही आपको जूते के बदले में गेहूं दूंगा। तो ये डायरेक्ट मना कर देंगे। अगर उन्हें जूते की जरूरत होगी तभी तो वो लेंगे ना, अब उन्हें जरूरत ही नहीं है, वो कह रहे नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो इस केस में बच्चों ये जो ट्रांजैक्शन है वो हो ही नहीं पाएगी, ट्रांजैक्शन जो है वो अनसक्सेसफुल हो जाएगी, हो ही नहीं पाएगी, इट विल नॉट अकर। ओके, सो यहां पर याद रखिएगा कि अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज टू रिमेंबर कि अगर मनी होता है तो कोई भी इंसान होल्डिंग मनी उसको इजीली एक्सचेंज कर सकता है फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी माइट वांट। अब इसी सिचुएशन में इमेजिन करो कि अगर इन अंकल के पास पैसा होता, तो ये पैसा लेके सिंपली जाते, पूछते हाँ भाई बता कितने का गेहूं दिया है, और जितने का वो मांगता है वो पैसे देते और गेहूं लेकर आ जाते। इन अंकल को जो है इस तरीके से रिजेक्शन नहीं झेलना पड़ता, और इनकी जो डिमांड है वो भी पूरी हो जाती, ट्रांजैक्शन भी सक्सेसफुल हो जाती। तो यही सिंपल सी चीज है कि जिस इंसान के पास पैसा है वो उसको किसी भी कमोडिटी के लिए इजीली एक्सचेंज कर सकता है जो भी उसको चाहिए। Thus, everyone prefers to receive payments in money and then exchange the money for the things they want। इसलिए हर कोई यही प्रेफर करता है कि मुझे आप जो भी ट्रांजैक्शन करें पैसे में करें, पैसा दे दो, ताकि मैं उस पैसे से जो मेरी मन में चीज आए, जो मैं खरीदना चाहता हूं वो मैं खरीद सकूं। कुछ लोग अपने बर्थडे में भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, आप हमें शगुन दे दीजिए, शगुन देंगे पैसा आएगा, उससे हमारे जो मन में आएगा हम खरीद सकते हैं, राइट। तो ये वाली चीज होती है कि नहीं होती, राइट।
ओके, सो यहाँ पे बात सभी को समझ में आई है कि पैसे का इस्तेमाल क्यों होता है। नाउ पैसे से पहले क्या होता था बच्चों? पैसे से पहले वही होता था कि जूते के बदले में गेहूं, गेहूं के बदले में जूता, यानी कि बार्टर सिस्टम चला करता था। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे सामान को डायरेक्टली सामान के बदले एक्सचेंज करा जाता है विदाउट द यूज ऑफ मनी। अब यहां पर कोई एग्जाम्पल लेना पड़ेगा हमको। यहां पर हमको कुछ तो दिख रहा है, किसी का तो बच्चों ये पर्सनल बिलोंगिंग लग रहा है, बट कोई नहीं। देखिए एक यहां पर किसी का स्कार्फ है। अब बार्टर सिस्टम में क्या होता था, सपोज दो लोग जा रहे हैं, ठीक है, एक इंसान गया है दूसरे को बोल रहा है देखो यार मेरे पास ये कॉपी है, इस कॉपी के बदले तुम मुझे स्कार्फ दे दो। और दूसरा भी कह रहा है ठीक है मेरे पास ये स्कार्फ है, इस स्कार्फ के बदले मुझे भी कॉपी चाहिए। तो फिर तो वो एक्सचेंज प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। देन दैट एक्सचेंज प्रोसेस विल बी सक्सेसफुल। बट इन केस इसने बोला कि बुक के बदले स्कार्फ दो और इसने मना कर दिया, तो फिर वो एक्सचेंज प्रोसेस नहीं हो पाएगा। मतलब कि बार्टर सिस्टम के अंदर आपको चाहिए होती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि जो दोनों पार्टीज हैं जो एक दूसरे का सामान खरीदना बेचना अगर चाहेंगी तभी एक्सचेंज प्रोसेस सक्सेसफुल हो पाएगा। जैसे कि शू सेलर और वीट सेलर के एग्जांपल में देखो, अगर जूते वाले अंकल जूते के बदले गेहूं चाहते हैं और गेहूं वाले अंकल भी गेहूं के बदले जूता ही चाहते हैं, दोनों तरफ से डबल कोइंसिडेंस हो रहा है वांट्स का। व्हेन what a person desires to sell is exactly what the other wishes to buy, ठीक है, they both agree to sell and buy each other's commodities। अगर ऐसी स्थिति होती है तभी कोई भी बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल हो सकता है, और जरूरी तो नहीं है कि ऐसी स्थिति हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बार्टर सिस्टम अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो हमें अगर गेहूं चाहिए तो कैसे खरीदेंगे, फिर भूखे पेट घूमते रहेंगे, या कोई भी दूसरी कमोडिटी चाहिए। तो अगर बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल ही नहीं हुआ, देन how will we manage, how will we do things, ठीक है। now remember this, barter system डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स है विदाउट द यूज ऑफ मनी। उसका एक बहुत एसेंशियल फीचर है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, क्योंकि अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स रहेगा तभी बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल हो पाएगा। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है, मतलब दोनों ही पार्टीज जो सामान खरीद रही हैं बेच रही हैं, अगर वो एग्री कर जाती हैं कि एक दूसरे के सामान को खरीदने में और अपना सामान बेचने में उसके बदले में, तो वो चीज होती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। एक और एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। सपोज मैं आपके घर आती हूँ, मैं बोलती हूँ देखो मेरे पास एक नॉवल है, मेरे को इस नॉवल के बदले ना आप एक जो बहुत अच्छा हेयर ब्रश आपके पास है वो दे दो, ठीक है। और आप भी कहते हो हाँ मेरे को भी वैसे नॉवल ये वाली पढ़नी है और हेयर ब्रश ले लो, आप ये लो ले लो हेयर ब्रश, नॉवल दे दो। हम दोनों एग्री कर गए कि हम लोग एक दूसरे की कमोडिटीज को एक्सचेंज कर लेंगे, राइट। तो वो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है बच्चों। सिर्फ इसी केस में बार्टर सिस्टम है सक्सेसफुल। आई थिंक इनफ एग्जांपल्स आर गिवन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। पर पैसा क्या करता है, पैसे को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो मनी eliminates the need for double coincidence of wants by providing the crucial intermediate step। तो पैसा ना एक तरीके से बच्चों एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है, एक बीच में एक स्टेप आ जाता है कि आप जब शॉपकीपर के पास जा रहे हो तो आप डायरेक्टली कोई सामान नहीं उसको दे रहे हो, आप पैसा दे रहे हो, है ना। तो एक मिडिल पॉइंट है, एक मिडिल चीज है विच इज एसेंशियल फॉर द एक्सचेंज ऑफ एनी गुड और एनी सर्विस। तो एक इंटरमीडिएट आ गया, बीच का एक स्टेप आ गया कि जिससे आप किसी भी कमोडिटी को बाय कर सकते हो एंड किसी भी सर्विस को भी परचेज कर सकते हो। तो मनी वो चीज हो गई, इट इज द इंटरमीडिएट स्टेप, और इससे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जरूरत भी हट जाती है। और क्योंकि मनी एक इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करता है किसी भी एक्सचेंज प्रोसेस में, इसलिए मनी को एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है। तो कोई भी कमोडिटी या सर्विस के एक्सचेंज अगर आप कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसमें किसकी मदद आप ले रहे हो, मीडियम क्या है उसको एक्सचेंज करने का, दैट इज मनी, राइट। मैं कल को कहीं पे ट्यूशन पढ़ने जा रही हूँ, टीचर को मैं पैसा दे रही हूँ, मैं वहां पे एक सर्विस अवेल कर रही हूँ, तो एक एक्सचेंज हो रहा है, सर्विसेज मुझे मिल रही हैं, मैं उसके बदले में उनको पैसा दे रही हूँ। सिमिलरली अगर बच्चों मैं जाके एक मोबाइल फोन खरीदने जाती हूँ, ठीक है, मोबाइल फोन एक गुड है, मैं उसको खरीद रही हूँ, उसके बदले में मैं पैसा दे रही हूँ, तो वो भी जो ट्रांजैक्शन हो रही है, वो भी जो एक्सचेंज हो रहा है, उसमें भी मनी जो है एक मीडियम है उस चीज का। मनी के बदले में एक्सचेंज हो रहा है, मनी नहीं होता तो एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है। तो मनी एक मीडियम है जिसके थ्रू एक्सचेंज हो रहा है। ओके चलो आ जाओ आगे आ जाओ।
अब बात करते हैं कि व्हाट वाज यूज्ड बिफोर मनी। मनी से पहले क्या यूज होता था, तो चलिए देखते हैं। इंडियंस यूज्ड ग्रेन्स एंड कैटल एज मनी। Thereafter came the use of metallic coins, gold, silver, copper coins, a phase that continued well into the last century. देखो बच्चों, जब पैसा नहीं था, मतलब हमारा मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी जब एग्जिस्ट नहीं करते थे, जो कि हमारे पेपर नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, तो इससे पहले भी किसी ना किसी चीज को तो पैसे की तरह इस्तेमाल करा गया होगा। क्या थी वो चीजें? तो एक समय के दौरान, बहुत पहले की बात है, लोगों के पास अब जो होता था उसी को ही पैसे की तरह यूज कर लेते थे। तो जो अनाज है, खेती करते थे मैक्सिमम लोग, है ना, फार्मिंग करते थे, तो जो अनाज आता था उसी अनाज के बदले में चीजें खरीद लेते थे। तो ग्रेन्स को, या फिर जो भेड़ बकरी होती थी, कैटल जो होती थी, उस कैटल के बदले में सामान खरीदते थे। तो ग्रेन्स एंड कैटल वर यूज्ड एज मनी वंस अपॉन अ टाइम, जो कि एवरीडे यूज आइटम्स थी, इनको पैसे की तरह यूज करा जाता था। फिर जब उसके बाद राजा महाराजा लोग आते हैं, तो फिर जो अशरफियां होती थी, यानी कि जो हमारे मेटालिक कॉइन्स होते थे, प्रेशियस मेटल्स के बने हुए, चाहे वो सोने के, चांदी के, कॉपर के, इन सभी कॉइन्स का इस्तेमाल करा जाता था, जो कि लास्ट सेंचुरी तक कंटिन्यू करा गया। अब ये सोने चांदी के सिक्के तो बना देते थे, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी, समझिए। अब यार सपोज एक सोने का सिक्का है, ठीक है, लेकिन ये कलर दूसरा लेते हैं, ₹10 का सिक्का है, ठीक है, बनाया सोने का गया है, लेकिन है सिर्फ ₹10, उस पर लिखा ₹10, मतलब आप उसे सिर्फ ₹10 के लिए एक्सचेंज कर सकते हो ना। सॉरी। तो होता क्या है कि यहां पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि आपने जो जिस मटेरियल का आपने वो सिक्का बनाया है, ठीक है, सिक्का आपने जिस मटेरियल का बनाया है, तो उस मटेरियल की वैल्यू को बोलते हैं उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि जिस मटेरियल से वो चीज बनी है। और ऊपर जो लिखी है चीज, यानी कि जैसे यहाँ ₹10 लिखा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फिएट वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? फिएट वैल्यू। कंफ्यूज मत होना, ओके। जैसे सिक्का है, सिक्का क्योंकि सोने का बना है, तो सोना जो है, जो मटेरियल यूज हुआ है, वो है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, और सोने की वैल्यू ज्यादा होती थी रादर देन द अमाउंट दैट वाज रिटन ऑन इट, और जो अमाउंट लिखा होता है वो होती है फिएट वैल्यू। तो सबसे बड़ी दिक्कत इन कॉइन्स में थी कि दिस इंट्रिंसिक वैल्यू वाज ग्रेटर देन द फिएट वैल्यू। फिएट वैल्यू से ज्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी, तो इंसान उसे ₹10 के लिए क्यों एक्सचेंज करेगा? वो तो सोना ही बेच आएगा कहीं पर जाकर, है ना। सोने के बदले उसे ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, वो उस ₹10 के लिए उसे क्यों एक्सचेंज करेगा? तो ये थोड़ी बेवकूफी थी इस सिस्टम के अंदर, जहां पर मटेरियल की वैल्यू ज्यादा थी और ऊपर जो अमाउंट लिखा था उसकी वैल्यू कम थी। तो लोग ना उस मटेरियल को ही बेच देते थे कि चलो भाई, इससे तो हम पैसा ही कमा लेंगे। तो ये दिक्कत सबसे बड़ी होती थी। बट बच्चों, उसके बाद हमारे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी आए, जो कि हम बोलते हैं दीज पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी आता है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं हमारे करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स हमको देखने को मिलते हैं। अब ये जो पेपर नोट्स एंड कॉइन्स है बच्चों, इसमें अगर हम बात करें, दिस इज नॉट मेड ऑफ प्रेशियस मेटल एंड नीदर दीज आइटम्स आर ऑफ एवरीडे यूज एंड दे आर विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। सिंपल सी बात है कि भाई, अभी ना ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी के आने से जो आज के टाइम पर हम पेपर नोट या जो सिक्के इस्तेमाल करते हैं, इसमें ना वो सारी प्रॉब्लम्स हट गई हैं। ना तो ये एवरीडे यूज आइटम्स हैं, जैसे आप अनाज और कैटल को एक्सचेंज कर रहे थे, ना ही यहां पर वो मटेरियल वाली चीज है, ठीक है, ना ही ये प्रेशियस मेटल्स की बनी है, तो वो प्रॉब्लम भी हट गई कि इंट्रिंसिक वैल्यू ग्रेटर देन फिएट वैल्यू। अभी क्या है, ये जो पेपर नोट्स है, ये बहुत ही बच्चों ऐसे चीप मटेरियल, मतलब कुछ वैल्यू नहीं है उस मटेरियल की, बट वैल्यू किस चीज की है? जो चीज उस पर छपी हुई है ना, वो जो गांधी जी की फोटो है, वो जो नंबर उस पर लिखा है, उस चीज की वैल्यू है, और किसी चीज की वैल्यू नहीं है। ओके तो इसलिए हमारा मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी जो पेपर नोट्स एंड कॉइन्स है, उसे हम यूज करते हैं, बिकॉज ना तो इसमें प्रेशियस मेटल्स वाली दिक्कत है, ना ही ये एवरीडे यूज आइटम्स है। ओके, नाउ बात ये आती है कि जब ना ये एवरीडे यूज आइटम है, ना ही प्रेशियस मेटल के बने हैं, तो फिर हम इसे यूज ही क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसी बात है इसमें? हाँ, बात क्या है? तो देखिए, बात यह है कि इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्सेप्ट इसलिए करा जाता है बिकॉज इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज द RBI issues these currency notes on behalf of the central government.
बच्चों हमारी केंद्रीय सरकार ने इन करेंसी नोट्स को इशू करने का जिम्मा दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जो कि भारत देश का सेंट्रल बैंक है। और ये सेंट्रल बैंक हमारी केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट्स को इशू कर रहा है। कोई भी दूसरा व्यक्ति या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन के पास ये परमिशन नहीं है कि वो इन करेंसी नोट्स को इशू करे। हमारा कानून ये बोलता है कोई करेगा तो उसे पकड़ लिया जाएगा वहीं पर। उसी के साथ में कोई इंडिविजुअल इंडिया के अंदर लीगली जो भी पेमेंट करी जाएगी इन रुपीस के अंदर उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता। ये नहीं हो सकता है कि कल को आप अंकल के पास चिप्स खरीदने जाओ और आप बोलो अंकल ये लीजिए 10 रुपए चिप्स दे दो, और अंकल बोले ना 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 बेटा पहले जाकर डॉलर लेकर आओ, मैं तो सिर्फ डॉलर में ही पेमेंट लेता हूं। तो आप बोलेंगे अंकल ये इंडिया है, यहां पर सिर्फ रुपी में ही पेमेंट होती है और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपको पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, यू कैन नॉट रिफ्यूज, बिकॉज कोई भी इंसान जो कि इंडिया में रह रहा है, हमारे देश में रह रहा है, वो हमारी करेंसी को कैसे रिफ्यूज कर सकता है? खुद की करेंसी को रिफ्यूज कर दोगे? यू कैन नॉट डू दैट। एंड उसी के साथ one cannot refuse a payment made in rupees. Why can one not refuse a payment? Because इसको इशू करा जा रहा है सेंट्रल बैंक के द्वारा आरबीआई को जिम्मा देकर। ठीक है, सेंट्रल बैंक ने आरबीआई को जिम्मा दिया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे इसको इशू करा जा रहा है। वो एक लीगैलिटी, एक वैलिडेशन इस पे लग रखा है। दैट इज वाई आप इसको रिफ्यूज नहीं कर सकते। ओके, आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर है। याद रखिएगा बच्चों कि कौन छाप रहा है इन नोटों को। हाँ, घर पे नहीं छप रहे हैं नोट, आरबीआई छाप रही है। ओके, अब जरा आ जाते हैं डिपॉजिट्स विद द बैंक्स, जो कि एक और तरीका है जिसके थ्रू लोग मनी को होल्ड करते हैं, मनी को अपने पास रखते हैं। ठीक है जी, चलो अब देखो यहां पर ये सब पढ़िए मत, आप सिर्फ मेरी बात को सुनिए। ठीक है, अब बच्चों सपोज मैं काम करती हूं, ठीक है, और महीने के अंत में मेरे पास एक सैलरी आती है। सपोज वो सैलरी है 50,000 रुपए, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, सपोज वो सैलरी आती है 50,000 रुपीज। अब मेरे को पता है कि मेरे महीने का खर्चा 50,000 तो नहीं है, मेरा खर्चा थोड़ा उससे कम है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं 20,000 रखती हूँ कि मेरे को पता है कि मेरा खर्चा 20,000 ही है, और बाकी के जो 30,000 बचते हैं मैं उन 30,000 का क्या करूंगी? हाँ, क्या करूंगी? उनको उड़ा दूंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वो जो 30,000 बचेंगे, अब मैं सोचूंगी कि इसको मैं कहीं सेव करके रखूं। अब कहाँ सेव करके रखूं? पिगी बैंक में तो डालूंगी नहीं, तो घर पे रखूंगी तो ये है कि चोरी भी हो सकती है। घर में पैसा सेफ थोड़ी ना है, चोरी भी हो सकती है। प्लस एक और दिक्कत है कि घर में वो पैसा उतने का उतना ही पड़ा रहेगा, चाहे मैं उसको कितने साल रख दूं, वो 30,000 ही रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं, है ना, मैजिक तो नहीं होगा। तो इसलिए मैं एक अच्छा डिसीजन ये लेती हूं कि मैं उस पैसे को लेकर जाती हूं और बैंक में वो पैसा डिपॉजिट कराती हूं। अपने नाम पे अकाउंट खुलवाऊंगी उज्ज्वला पुंज के नाम से, और वहां पर मैं पैसा डिपॉजिट कराऊंगी। और अब जब मैंने वो पैसा डिपॉजिट करा दिया तो इससे मेरे को दो फायदे हुए। एक तो वो पैसा बैंक के पास पड़ा है, सेफ है, और दूसरी चीज है कि उस पैसे पे बैंक वाले मुझे इंटरेस्ट देंगे, मुझे ब्याज देंगे। तो मेरा वो पैसा जो कि घर पे अगर रहता तो उतने का उतना ही रहता, पर अगर वो बैंक के पास है तो वो थोड़ा मनी अर्न कर रहा है। तो इसलिए बच्चों समझदारी इसी में है कि बैंक के पास जाकर अकाउंट खुलवाकर पैसे को डिपॉजिट करवा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, एक और तरीका है कि जिससे लोग पैसा होल्ड करके रखते हैं, विच इज एज डिपॉजिट्स विद द बैंक्स। बैंक के पास वो पैसा डिपॉजिट करा के एनी पॉइंट ऑफ टाइम लोगों को कुछ ही करेंसी अपनी डे टू डे नीड्स के लिए चाहिए होती है, और बाकी जो पैसा बचता है, जो सरप्लस पैसा होता है, वो उस पैसे को बैंक के पास एक अकाउंट खुलवा के रखवा देते हैं। बैंक्स इन डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन दीज डिपॉजिट्स। तो फायदा है ना इसी में, एक तो सेफ भी बड़ा है, ऊपर से डिपॉजिट अगर आप पैसा करा रहे हो तो उस पे बैंक आपको इंटरेस्ट रेट भी दे रहा है। मजे ही मजे। आगे देखिए, पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन। अब बच्चों इसी ना डिपॉजिट को डिमांड डिपॉजिट भी बोला जाता है। पता है क्यों? क्योंकि आपके पास एक और प्रोविजन है कि यू हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन यू रिक्वायर। जब आपका मन चाहे आप उस पैसे को विड्रॉ करवा सकते हो, आप उस पैसे को निकलवा सकते हो। देयरफॉर दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। Okay, बच्चों, why are demand deposits considered as money? Because this is a form in which people hold money. It is with depositing it with the bank, and you can, whenever that you want, you can withdraw that amount. जब भी अब मेरे को सपोज कल को कोई गाड़ी खरीदनी है, मैंने कहा अब बैंक के पास बहुत पैसा मैंने रखवा दिया है, चलो 1-1.5 लाख विड्रॉ करवा लेते हैं। ठीक है, तो अभी ना क्या है, मैं क्योंकि अपनी मनमर्जी से कभी भी जाकर पैसा विड्रॉ करवा सकती हूँ,
Therefore, it is called as demand deposits and it is another way of holding money. मेरे पास नहीं है बट हाँ बैंक के पास तो है। उसी के साथ बच्चों एक और तरीके से पेमेंट करी जा सकती है विच इज चेक पेमेंट, जहां पर आपको फिजिकली जरूरत नहीं है कि आप पेमेंट करें अपने मतलब हाथ से। मतलब क्या है, देखो बड़ी सिंपल सी बात है। सपोज रमेश और सुरेश हैं, ठीक है, दो लोग हैं और रमेश ने सुरेश से एक बहुत लंबे टाइम पहले उधार लिया था। चलता है भाई भाई में, ठीक है, कितना उधार लिया था, 20,000 सपोज उधार लिया था और रमेश ने सुरेश को बोला था कि देखो भाई मैं तुमको ना थोड़े टाइम में पैसा वापस कर दूंगा। और अब टाइम आ गया है कि रमेश कह रहे हैं कि मैं सुरेश तुमको पैसा वापस देने वाला हूं। अब ये जरूरी नहीं है कि रमेश अपने बैंक के पास जाएं, बैंक से पैसा विड्रॉ करें, वो 20,000 ऐसे छुप छुप आगे लेकर आए और फिर सुरेश के घर जाएं और फिर सुरेश को पैसा दें। नो नो, वेरी ओल्ड ओल्ड स्कूल। ओके, सो इससे बढ़िया हम क्या करेंगे, हम एक चेक इशू करेंगे। ठीक है बच्चों, चेक इशू करेंगे जहां पर क्या होगा, हम बैंक को इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप जो है ये स्पेसिफिक अमाउंट 20,000 का हमारे अकाउंट से निकलवाकर, यानी कि रमेश के अकाउंट से निकलवाकर सुरेश के अकाउंट में डलवा दीजिए और उससे जो है सिर्फ चेक पे लिख देने से ही हमारे बैंक से पैसा कट जाएगा और सुरेश के बैंक अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। वाओ, सो इजी, सिंपल। तो चेक एक पेपर होता है जो कि बैंक को इंस्ट्रक्शन देता है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट, यानी कि जो अमाउंट आपने उस चेक पे लिखा है वो स्पेसिफिक अमाउंट उस इंसान के अकाउंट से निकलवा कर दूसरे इंसान के अकाउंट में पहुंचा दो जिसके नाम पर चेक को इशू करा गया है। तो इंग्लिश में पढ़िए इसको, पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन's अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड। जैसे कि अगर यहां पर एग्जांपल देखें तो सुरेश को पैसे देने हैं टू पे, वाओ वाइट से लिख रहे हैं हम, टू पे सुरेश रुपीज, यहां पर लिखेंगे 20,000 ओनली, ठीक है, और यहां पर डेट लिखेंगे और यहां पर रमेश जो है अपना साइन करेंगे और सिंपली क्या होगा, रमेश के अकाउंट से 20,000 कट जाएंगे और वो ऑटोमेटिकली सुरेश के अकाउंट में पहुंच जाएंगे। तो सिर्फ इस पेपर पे लिख देने से बच्चों देखो कितनी इजीली ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो चेक के थ्रू आप बहुत इजीली ट्रांजैक्शन कर सकते हो जहां पर आपको फिजिकली पैसा निकलवा कर किसी को देना नहीं पड़ेगा। चेक इशू करो, वेरी वेरी गुड, बट इसको कभी भी ब्लैंक मत छोड़ना, नहीं तो फिर क्या होगा, कोई कितना भी अमाउंट लिखकर तुम्हारे अकाउंट से निकलवा लेगा। फिर मैम अगर अकाउंट में पैसा ही नहीं हुआ तो चेक बाउंस हो जाएगा। चलो, ओहो, और यहां पर बच्चों बात आ गई है हमारे बैंक की, क्योंकि बैंक पूछ रहा है कि भाई पैसा लाया। देखिए तो बच्चों जब हम बैंक की लोन एक्टिविटीज की बात करते हैं, अभी क्या है लोन एक्टिविटीज की हम बात करेंगे बैंक के बारे में, तो बैंक आप लोगों से पूछ रहा है, आप जब बैंक के पास जा रहे हैं कि पैसा लाया क्या, तो हाँ ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो ये तो मजाक वाली बात हो गई, बट बैंक बच्चों ऐसे किसी से पूछता नहीं है कि तुम पैसे लेके आए कि नहीं लेके आए। ऑब्वियस सी बात है, बैंक खुश बहुत होते हैं। लेकिन अब बैंक जो है फंक्शन कैसे करते हैं, कभी आप लोगों ने ये चीज सोची है कि बैंक्स पैसा कैसे कमा रहे हैं? अगर बैंक डिपॉजिटर को इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो क्या अपनी जेबें खाली करके दे रहा है? ऐसा तो नहीं होगा, है ना। बैंक इतना दयालु कब से हो गया, लोगों के हित में इतना कब से काम करने लग गया कि वो लोगों को खुद की जेब से डिपॉजिटर्स को पैसा दे रहा है। तो ऐसा नहीं है बच्चों। हाउ डू बैंक्स अर्न मनी, हाउ डू बैंक्स परफॉर्म द लोन एक्टिविटीज? अगर बहुत से लोग ऐसे भी तो होते हैं जो बैंक से आकर पैसा मांगते हैं, उनको बैंक पैसा कैसे देता है और कैसे फंक्शन करता है बेसिकली, चलिए समझते हैं। अब देखो ये रहा बैंक, कुछ लोग हैं जो होते हैं डिपॉजिटर, यानी कि जो बैंक के पास जाके पैसा रखवाते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं, और वहीं पे कुछ लोग होते हैं जिनको पैसे की जरूरत होती है, जो होते हैं बोरोवर्स। अब यहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेकर हम समझेंगे। सपोज बच्चों ये जो डिपॉजिटर है, ठीक है, ये डिपॉजिटर जाता है बैंक के पास में और ये बैंक के पास अपना पैसा डिपॉजिट कराता है। ये बैंक को मनी दे रहा है और इस मनी पे बैंक इसको इंटरेस्ट दे रहा है। ओके, ठीक है। सपोज मनी का अमाउंट है 1,000 रुपए, मान लेते हैं 1,000 रुपए डिपॉजिट करवा रहा है और इस पे इंटरेस्ट इसको मिल रहा है, सॉरी रुपीज लिख रही हूं इंटरेस्ट पे, इस पे इंटरेस्ट इसको मिल रहा है सपोज 10%, बहुत ज्यादा बोल दिया, बट हाँ सपोज इतना मिल रहा है।
सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए इजी इजी मैथ्स की फिगर ली है क्योंकि मैम एसएसटी पढ़ाती हैं ताकि मैम को आसानी रहे। उसके बाद बच्चों जो बोरोअर है वो बोरोअर बैंक के पास जाएगा, बैंक से पैसा मांगेगा। तो बैंक बोरोअर को पैसा दे रहा है, सपोज सेम ही अमाउंट लेते हैं, 1000 रुपए बोरोअर को भी दे रहा है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इंटरेस्ट रेट चार्ज करा जाता है बैंक द्वारा। तो ऐसे ही बैंक लोगों को पैसा बांट नहीं रहा कि हाँ हाँ अच्छा आपको जरूरत है, घर खरीदना है, ये लो पैसा ले जाओ, आपको गाड़ी खरीदनी है, ये लो आप भी ले जाओ, ऐसे नहीं होता है। तो बच्चों जब भी बैंक बोरोवर्स को लोन दे रहा है तो वहां पर बोरोवर से बैंक इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है। यहां पे बोरोवर को इस अमाउंट को तो पे करना ही है, उसी के साथ ब्याज भी देना पड़ेगा। पर जो ब्याज भी देना है वो ब्याज इस ब्याज से ज्यादा होगा। सपोज 20% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है बैंक। ओके, समझ में आई यहां तक बात? देखो क्या बात हुई, डिपॉजिटर ने जाके बैंक के पास पैसा रखवाया, बैंक इस डिपॉजिट पे जो डिपॉजिटर है उसको एक इंटरेस्ट रेट देता है। वहीं पर जो बोरोवर है वो बोरो कर रहा है, वो उधार ले रहा है बैंक से, लेकिन बैंक ने उससे चार्ज करा एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि हमेशा ज्यादा होगा than the rate of interest which is given to the depositor. Okay, paid to the depositor. Interest rate charged from the borrower will be greater than the interest rate paid to the depositor. और इन्हीं दोनों इंटरेस्ट रेट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम। क्या होता है वो? मेन सोर्स ऑफ इनकम। अगर मैं बैंक के लोन एक्टिविटी की बात बिल्कुल शुरुआत से करूं तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, वो लोग जाकर बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते हैं। अब बैंक के पास बहुत पैसा आ गया जो कि डिपॉजिट हो रखा है, ठीक है। बैंक ऑब्वियसली इस पैसे पर डिपॉजिटर्स को एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है, वो कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्लस उसी के साथ बैंक क्या करता है, ये जितना भी डिपॉजिट आया है इस पूरे डिपॉजिट का 15%, सिर्फ 15% बैंक अपने पास रखता है, और जो बाकी का पैसा होता है वो बैंक दे देता है बोरोवर्स को लोन में, क्योंकि वहीं से कमाई होनी है। तो सिर्फ 15% ऑफ द डिपॉजिट्स इज केप्ट विद द बैंक एज कैश सो दैट इफ एनी गिवन डे अ डिपॉजिटर कम्स टू विड्रॉ द मनी तो बैंक उनको पैसा दे सके। ये 15% भी उन डिपॉजिटर्स का इसलिए रखा जा रहा है ताकि अगर किसी भी दिन कोई डिपॉजिटर पैसा आपसे मांगने आ जाए तो आपके पास पैसा हो उसको वापस देने के लिए, ठीक है। और बाकी जितनी परसेंटेज ऑफ मनी है वो सारा बोरोवर्स को लोन में दे दिया जाएगा, और वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज करा जाएगा वो ज्यादा चार्ज करा जाएगा, और इन्हीं का जो डिफरेंस होगा, इसी के बीच में जो अंतर आएगा वो बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम है। उसी तरीके से बैंक कमाई कर रहा है। तो आप खुद देखिए 20% कितना हो गया। 20% को अगर मैं करूं 200 रुपए और ये 100 रुपए है ना, तो 1100 रुपए यहाँ पे बैंक को अपनी जेब से देने पड़े और 1200 रुपए बैंक ने कमा लिए। वापस जब इसने पैसा दिया बोरोवर ने तो 1000 तो दिया प्लस 20% इंटरेस्ट भी दिया। 20% इंटरेस्ट कितना हो गया देखो, सॉरी मैंने गलत कैलकुलेशन कर लिया लगता है, नहीं सही करिए सही करिए, ठीक है। तो कितना हो गया 200 रुपए। तो बैंक को मिले 1200 रुपए और बैंक को सिर्फ देने पड़े 1100 रुपए, यानी कि बच्चों 1200 माइनस 1100, ठीक है, 1200 माइनस 1100 कितना हो गया, ये बैंक का सोर्स ऑफ इनकम हो गया, ठीक है। यही तरीके से बैंक ने पैसा कमा लिया है। मैथ्स गड़बड़ तो नहीं है, हो भी तो माफ कर देना, आई थिंक सही है। मेरे को देखो श्योर नहीं होती मैं मैथ्स के मामले में। आगे देखिए, तो डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज्ड फ्रॉम द बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर्स इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है बच्चों। डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज्ड फ्रॉम द बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर्स इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। याद रखिएगा इस बात को, वही जो मैंने अभी अभी आपको बात बताई। और कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस हैं जो कि थोड़ा सा आपका दिमाग घुमा देते हैं, जैसे कि बैंक्स कैसे मीडिएट करते हैं उन लोगों के बीच में जिनके पास सरप्लस मनी है। सरप्लस मनी किसके पास होता है? सरप्लस मनी होता है हमारे डिपॉजिटर के पास। एंड दोज हु नीड मनी, नीड मनी कौन है? नीड मनी है बोरोवर्स। तो बोरोवर्स और डिपॉजिटर्स के बीच में बैंक्स मीडिएट कैसे करते हैं? इसी लोन एक्टिविटी के थ्रू। वहीं पर लिखा है डिपॉजिट्स विद द बैंक्स, उनका सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनते हैं, तो वही पूरी आपको चीज दोहरानी पड़ेगी
कि 15% ही बैंक्स अपने पास रखता है डिपॉजिटर्स का कैश, ताकि किसी भी गिवन डे कोई डिपॉजिटर आए तो वो उसको पैसा वापस दे सके। बाकी सारा पैसा लोन में एक्सटेंड कर देते हैं। इंटरेस्ट रेट जो लोन पे चार्ज करते हैं वो ज्यादा होता है दैन द इंटरेस्ट रेट पे टू द डिपॉजिटर, उसी का डिफरेंस बनता है बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम। हर चीज में वही लिखना है। ओके, और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जिसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। क्या है ये क्वेश्चन, देखिए, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ ऑल द डिपॉजिटर्स वेंट टू आस्क फॉर देयर मनी एट द सेम टाइम? अगर सारे के सारे डिपॉजिटर्स एक ही दिन में पहुंच जाते हैं और अपना मनी वापस मांग लेंगे तो क्या होगा? बैंक ने तो सिर्फ 15% रखा था उनका पैसा, और अगर सारे एक ही दिन पे धमक पड़े और उनका पैसा वापस मांगने लग गए तो बैंक पैसा कहां से लाएगा, या फिर क्या होगा ऐसी स्थिति में? तो जरूर इसका आंसर मेरे को दीजिएगा। दिस इज अ हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का क्वेश्चन बच्चों, लेट मी नो इन द कमेंट्स। चलो ओके, अब जरा बात करते हैं क्रेडिट या लोन की, जिसकी अभी तक हम बात कर ही रहे थे, बट जरा अब थोड़ी और बात करते हैं। देखिए, क्रेडिट या लोन की जब भी बच्चों में बात करूंगी तो होता क्या है, इट इज एन एग्रीमेंट, एक अग्रीमेंट है इन विच दो पार्टीज हैं, एक है लेंडर, एक है बोरोअर। लेंडर वो इंसान है जो पैसा या कुछ भी दे रहा है, और बोरोअर वो है जो उधार ले रहा है, ठीक है। लेंडर सप्लाइज बोरोअर विद मनी, गुड्स और सर्विसेज एंड इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। तो यार, आप जब उधार ले रहे हो, आप किसी से उधार ले रहे हो, ठीक है, मैं बैंक के पास जा रही हूँ, बैंक इस केस में लेंडर है और मैं बोरोअर हूँ, तो बैंक मेरे को पैसा दे रहा है, ठीक है, पैसा प्रोवाइड कर रहा है, बट इमीडिएटली मैं उसको पैसा वापस थोड़ी ना दे रही हूँ। तो ये कोई हम ऐसे गेम थोड़ी ना खेल रहे हैं मोनोपोली की। व्हाट वी आर डूइंग इज, वो मेरे को पैसा दे रहे हैं और साथ ही में मैं उनको एक वादा करके दे रही हूं कि मैं आपका पैसा लौटा दूंगी, ठीक है, फ्यूचर पेमेंट मैं आपको कर दूंगी, आपका पैसा मैं आपको लौटा दूंगी, अभी नहीं, थोड़े टाइम में लौटा दूंगी। ओके, तो दैट इज व्हाट अ लोन या फिर अ क्रेडिट इज। अग्रीमेंट लेंडर और बोरोअर के बीच में, जहां पे लेंडर बोरोअर को या तो गुड, सर्विस या मनी प्रोवाइड कर रहा है और बोरोअर बदले में उसको प्रॉमिस दे रहा है कि मैं आपको फ्यूचर में पे बैक कर दूंगा, पे कर दूंगा, पे बैक नहीं, आई विल पे यू बैक। ओके ओके, अब जरा दो स्थितियां यहां पर बच्चों हमको देखनी पड़ेंगी, टू क्रेडिट सिचुएशंस। अब सवाल ये उठता है कि क्या क्रेडिट लेना, क्या लोन लेना सही है? इज इट फेवरेबल? क्या सभी के लिए सही रहता है लोन लेना कि नहीं रहता सही? चलिए इस स्थिति को एनालाइज करते हैं थ्रू टू एग्जांपल्स। एक एग्जांपल है सलीम का, एक एग्जांपल है स्वप्ना का। सलीम का ऐसे मैंने क्यों बोला, क्योंकि सलीम जूते का काम करते हैं और स्वप्ना एक फार्मर है। चलो देखते हैं। ओके, सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट सलीम, ठीक है बच्चों, देखो ध्यान देना यहां पर। It is festival season 2 months from now and the shoe manufacturer Salim has received an order from a large trader in town for 3,000 pair of shoes to be delivered in a month's time. अब त्योहार का सीजन है और सलीम जो जूते बनाते हैं उनको एक ऑर्डर मिलता है एक ट्रेडर से कि उनको 3,000 जूते बनाने, पेयर में ही बनते हैं बच्चों जूते, एक अकेला अकेला तो बनता नहीं है, 3,000 पेयर के जूते बनाने हैं, वो भी एक महीने के अंदर। और इस प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए विद इन टाइम सलीम हैज टू हायर अ फ्यू मोर वर्कर्स फॉर स्टिचिंग, पेस्टिंग वर्क, he has to purchase raw material also, and in order to meet these expenses Salim obtains loans from two sources. अब अगर सलीम को एक महीने के अंतर्गत इस प्रोडक्शन को कंप्लीट करना है तो उन्हें थोड़े बहुत लोग हायर भी करने पड़ेंगे, साथ ही में रॉ मटेरियल जो जूता बनाने के लिए चाहिए वो भी खरीदना पड़ेगा। उनके पास अभी इतना पैसा नहीं है, इस वजह से वो दो जगह से लोन लेते हैं। सबसे पहले वो जो लेदर सप्लायर है जो उनको लेदर प्रोवाइड करते हैं उनको बोलते हैं कि आप अभी लेदर मेरे को दे दो और जब मेरे को पेमेंट आएगी मैं आपको पैसा दे दूंगा। सेकेंडली वो लोन लेते हैं कैश में फ्रॉम द ट्रेडर ओनली एज एडवांस पेमेंट फॉर 1,000 पेयर ऑफ शूज विद द प्रॉमिस टू डिलीवर द होल ऑर्डर बाय द एंड ऑफ द मंथ। तो देखो सलीम यहाँ पे करते क्या है, दो जगह से वो लोन लेते हैं। सबसे पहले जो लेदर सप्लायर है जो उन्हें लेदर प्रोवाइड करते हैं उनको बोलते हैं कि सर जी देखिए आप मेरे को ना अभी लेदर दे दो इतना, जैसे ही मेरी प्रोडक्शन कंप्लीट होगी, जैसे ही मुझे पेमेंट आएगी तो मैं आपको सारा पैसा दे दूंगा। तो एक उन्होंने गुड्स का लोन ले लिया। दूसरी चीज, जहां से उन्हें ऑर्डर मिला था जिस ट्रेडर से, उस ट्रेडर को ये बोला कि आप पहले ना 1,000 पेयर का जो पैसा है वो मेरे को एडवांस में दे दो, ताकि मैं आपको, अच्छा मैं वादा भी कर देता हूं कि बाकी मैं आपको एक महीने का जो आपने मेरे को टाइम दिया है मैं उसी टाइम में आपको ऑर्डर कंप्लीट करके दे दूंगा। तो वो पैसा ले लेते हैं। फिर बच्चों वो वर्कर हायर करते हैं, काम वाम करते हैं और एक महीने के अंदर अंदर वो अपना पूरा काम निपटा कर ट्रेडर को ऑर्डर प्रोवाइड कर देते हैं। फिर ट्रेडर उन्हें बाकी बची हुई पेमेंट करता है और जब उनके पास पूरी पेमेंट आ जाती है बच्चों
तो एंड ऑफ द मंथ में सलीम पूरा ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट भी कमा लेते हैं। तो पूरी पेमेंट के आने के बाद सलीम को एक अच्छा प्रॉफिट भी होता है और वो पैसा रीपे भी कर देते हैं जो उन्होंने उधार लिया होता है। तो सलीम के लिए तो ये सिचुएशन थी बहुत ही बढ़िया। सलीम को तो हो गया है इस सिचुएशन से एक बहुत अच्छा प्रॉफिट, घाटा नहीं हुआ है, मुनाफा ही हुआ है। तो यहां पर तो बच्चों क्रेडिट लेना एक बहुत अच्छा साबित हुआ। बट वहीं पर जरा बात करते हैं स्वप्ना की। स्वप्ना शक्ल से ही सैड लग रही हैं क्योंकि इनके साथ कुछ सैड हो भी गया है। स्वप्ना एक स्मॉल फार्मर है, मतलब एक छोटी सी जमीन पे खेती करती हैं। शी ग्रोज ग्राउंड नट ऑन हर 3 एकर्स ऑफ लैंड। 3 एकड़ की जमीन है, वहां पर मूंगफली की खेती करती हैं। शी टेक्स अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टिवेशन, होपिंग दैट हर हार्वेस्ट वुड हेल्प रीपे द लोन। Midway through the season, the crop is hit by pest and the crop fails. Though Swapna sprays her crops with expensive pesticides, it makes little difference. She is unable to repay the money lender and the debt, यानी कि जो उधार है, जो कर्ज है, over the year grows into a large amount. Next year, she again takes a fresh loan for cultivation. It is a normal crop this year, but the earnings are not enough to cover the old loan. She's caught in debt and she has to sell a part of the land to pay off the debt. अब बच्चों स्वप्ना ऑब्वियसली लोन इसी पर्पज से ले रही थी कि वो अपनी प्रोडक्शन टाइमली कंप्लीट करेंगी, खेती बाड़ी करेंगी, फिर जो है उस क्रॉप को बेचकर एक अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगी। बट होता क्या है, ये बच्चों ऑब्वियसली एक लोन लेती हैं मनी लेंडर से, ठीक है। लोन लेती हैं अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए और उन्हें यही लगता है कि जब मेरी फसल उग जाएगी तो मैं उसको बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा लूंगी और लोन भी लौटा दूंगी। लेकिन सीजन के बीच में ही जो उनकी फसल होती है वहां पे एक पेस्ट अटैक हो जाता है एंड क्रॉप फेलियर, यानी कि फसल पूरी खराब हो जाती है। स्वप्ना वहां पे पेस्टिसाइड्स वगैरह भी डालती है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्योंकि उनकी फसल ही खराब हो गई, उसी से उनको पैसा कमाना था। नाउ शी हैज नो मनी विद हर। अब वो कैसे अपने लोन को रीपे करेंगी? तो उनके पास मनी लेंडर को वापस पैसा देने के लिए कोई पैसा नहीं है। तो उनका जो कर्ज है वो ओवर द टाइम बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि उस कर्जे पर इंटरेस्ट रेट लगता जा रहा है ना बार बार। तो चाहे वो अमाउंट उतना ही हो लेकिन उस पर इंटरेस्ट रेट लगता जा रहा है तो कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। अगले सीजन वो फिर से एक क्रॉप उगाती है, नॉर्मल सा क्रॉप, बट जो भी अर्निंग होती है वो काफी नहीं होती कि वो पिछला लोन भी चुका सके। इस वजह से बच्चों अब वो एक डेट ट्रैप में फंस गई हैं, वो कर्जे के एक चंगुल में फंस गई हैं जिससे रिकवरी काफी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि अब उन्हें पुराना लोन चुकाने के लिए एक नया लोन लेना पड़ेगा, फिर उस लोन को चुकाने के लिए एक और नया लोन लेना पड़ेगा और इस तरीके से वो एक कर्जे के चंगुल में, एक साइकिल में फंस चुकी हैं और उनको अपने जमीन का एक हिस्सा भी बेचना पड़ता है डेट उतारने के लिए, अपना कर्जा उतारने के लिए। तो स्वप्ना के लिए तो ये सिचुएशन, क्रेडिट लेने वाली सिचुएशन काफी अनफेवरेबल रहती है, बहुत अनफेवरेबल रहती है। तो यहां पर आपको समझ क्या आया है कि देखो जरूरी नहीं है कि क्रेडिट यानी कि लोन हर किसी के लिए बहुत सही रहे, कि हर कोई लोन लेगा फिर बहुत पैसा कमा लेगा, लोन भी चुका देगा, प्रॉफिट भी कमा लेगा। नो, लोन लेने का सबसे ज्यादा खतरा होता है हाई, जहां पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है, रिस्की सिचुएशंस में, जैसे खेती बाड़ी में। वहां आपको पता नहीं है कि आपके क्रॉप, जब फसल कभी भी खराब हो जाए या कुछ हो जाए और फिर आप अपना लोन भी नहीं चुका पाओगे, ना ही प्रॉफिट कमा पाओगे। तो हाई रिस्क सिचुएशंस में क्रेडिट लेना मे नॉट बी फेवरेबल मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वहां पर दिक्कत आ सकती है। बट हाँ, जहां पे श्योरिटी है कि हाँ प्रॉफिट होता है, हो ही जाएगा, काम खत्म हो ही जाएगा, वहां पर क्रेडिट लेना फेवरेबल हो सकता है। ओके, चलिए, ये बात सभी को समझ में आई है, आगे देखते हैं। अब बच्चों, ऑब्वियसली क्रेडिट के अंदर मैंने यही बोला था कि आप क्या करते हो, आप जब भी लोन ले रहे हो तो आप एक वादा करते हो कि मैं फ्यूचर पेमेंट कर दूंगा या कर दूंगी। बट सिर्फ वादे से काम नहीं बनेगा। बैंक वाले हमारे रिश्तेदार तो है नहीं कि वो हमें लोन थमा देंगे और बोलेंगे हाँ हाँ अरे कोई नहीं, ले जाओ पैसा, कभी भी दे देना, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स ऑफ क्रेडिट होते हैं, यानी कि कुछ ऐसी फॉर्मल चीजें होती हैं जो आपको पूरी करनी पड़ती हैं इन ऑर्डर टू टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक। ओके, तो कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं। चलिए, तो यहां पर ना ऐसे लोन नहीं दे दिया जाएगा। लोन देने के लिए सबसे पहले यहां पर बच्चों कुछ कुछ क्राइटेरिया, कुछ कुछ कंडीशंस आपको पूरी करनी पड़ेंगी, जो कि नेमली 4 कंडीशंस होती हैं। चलो मैं पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। इसको हम लर्न करेंगे इन डोकोमो करके या फिर इन मेक डी करके, ठीक है।
क्या है वो 4 कंडीशन? इनका मतलब है आपके पास एक इंटरेस्ट रेट जो है वो बैंक आपको बताएगा कि आपको एक इंटरेस्ट रेट भरना है। अब एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब अगर मैंने 2 लाख रुपए का लोन लिया है तो वो 2 लाख है मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो हो सकता है 10%। तो मेरे को प्रिंसिपल अमाउंट तो देना ही है, उसी के साथ बैंक वालों ने मेरे को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया है उस अमाउंट को भी देना है साथ में, ठीक है। तो with every principal amount there will be an interest rate that will be charged from the banks and you have to pay the loan along with the rate of interest। वो rate of interest का अमाउंट भी आपको वापस करना होगा बैंक को। साथ ही में आएगा डो मतलब यहां पर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। मतलब कि ऑब्वियसली आपसे बहुत से डॉक्यूमेंट्स भरवाए जाएंगे, ऐसे आपको लोन नहीं दे दिया जाएगा, आपके आईडी प्रूफ वगैरह सब चीजें, वैलिड जो चीजें हैं वो आपसे ली जाएंगी, ओके। उसके बाद तीसरी चीज आती है कोलैटरल। कोलैटरल क्या होता है, चलो देखते हैं। Collateral is an asset that borrower owns, such as a land, building, vehicle, livestock, deposits with the banks, etc., and uses this as a guarantee to a lender until the loan is repaid। अब यार देखो, आप ना लोन ले रहे हो, ठीक है, कल को आप बोल रहे हो कि मैं लोन चुकता भी कर दूंगा, पर क्या गारंटी है कि आप वो पैसा लेके भाग नहीं जाओगे? तो इसलिए बैंक ना अपने पास एक सिक्योरिटी के तौर पे आपका कोई एसेट रखवा लेते हैं। जैसे आपकी कोई गाड़ी के कागजात है, घर के कागजात हैं, या फिर कोई बैंक के पास आपके डिपॉजिट्स हैं, तो कोई ना कोई एक ऐसा एसेट जिसकी वैल्यू उस लोन के अप्रोक्स बराबर तक होगी, उस एसेट को बैंक सिक्योरिटी की तरह रखवा लेता है, ताकि अगर कल को आप लोन अपना टाइमली रीपे नहीं करो या लोन बिना दिए निकल लो कहीं पर, तो बैंक उस कोलैटरल को बेचकर अपना पैसा वसूल सके, ठीक है। तो एक सिक्योरिटी की तरह कोलैटरल, एक कोई भी एसेट जो बोरोवर के पास होता है उसको एक सिक्योरिटी की तरह बैंक अपने पास रखता है टिल द टाइम द लोन इज रीपेड, एंड इफ द लोन इज नॉट रीपेड तो बैंक कैन सेल द कोलैटरल इन ऑर्डर टू अवेल देयर मनी, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ओके। तो ये जो 4 चीजें हैं बच्चों, और हाँ एक और, मोड ऑफ रीपेमेंट। मोड ऑफ रीपेमेंट का मतलब होता है कि किस तरीके से, कितनी इंस्टॉलमेंट्स में कैसे आप रीपे करोगे। मोड ऑफ रीपेमेंट ये भी एक लोन का फैक्टर है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट है, ठीक है। तो ये 4 चीजें, 4 कंडीशंस आपको पूरी करनी पड़ेंगी अगर आपको बैंक से एक लोन लेना है। तो एक इंटरेस्ट रेट पे करना होगा, कोई चीज कोलैटरल रखवानी होगी उनके पास एक सिक्योरिटी के तौर पर, मोड ऑफ रीपेमेंट भी बताना होगा किस तरीके से रीपे करोगे, एंड डॉक्यूमेंट्स भरने होंगे, 4 चीजें, ठीक है। तो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कोलैटरल, व्हाई डू लेंडर्स आस्क फॉर कोलैटरल, ये क्वेश्चन बन सकता है, ये लिखना होगा वहां पर। आई होप बात बिल्कुल क्लियर है। नाउ एक और बच्चों तरीका होता है जिससे कि आप लोन ले सकते हैं, दैट इज थ्रू कोऑपरेटिव्स। अब कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, चलो समझते हैं। Members of a cooperative pool their resources for cooperation in certain areas. There are several types of cooperatives possible, such as farmers cooperatives, weavers cooperatives, industrial workers cooperatives, etc. यहाँ पर बात करी जा रही है कि बहुत से लोग जो कि सेम प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं, जो सेम काम करते हैं, जैसे कि किसान हो गए तो किसान एक अपना अलग से कोऑपरेटिव बना ले, या जो बुनाई का काम करते हैं, वीवर्स हैं, वो एक अपना कोऑपरेटिव बना ले, ट्रेडर्स जो हैं, जो व्यापारी हैं, वो एक अपना अलग कोऑपरेटिव बना रहे हैं। ये कोऑपरेटिव करते क्या है, चलो देखते हैं थ्रू एन एग्जांपल। कृषक कोऑपरेटिव एक किसानों का कोऑपरेटिव है, ये एक विलेज में फंक्शन करते हैं, मतलब एक विलेज में एग्जिस्ट करते हैं जो सोनपुर से ज्यादा दूर नहीं है। इस कोऑपरेटिव के तहत 2300 फार्मर्स हैं हु आर मेंबर्स, एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स, with these deposits as collateral cooperative obtained a large loan from the bank। बेसिकली बच्चों एक ही प्रोफेशन के लोग हैं, उन्होंने अपने आप को एक अपना ग्रुप बना लिया है जिसको वो कोऑपरेटिव बोलते हैं। ये लोग फिर क्या करते हैं, ये लोग हर मेंबर से थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट कलेक्ट करेंगे, पैसा कलेक्ट करेंगे, हर मेंबर पैसा डिपॉजिट करेगा। फिर जब वो पूरा पैसा डिपॉजिट हो जाएगा तो उस डिपॉजिट को एक कोलैटरल की तरह, एक गिरवी की तरह बैंक के पास रखवाएंगे, और बैंक से एक ज्यादा अमाउंट का जो लोन है वो अवेल कर लेंगे, ठीक है। सपोज 2 लाख का मैंने रखवा दिया और फिर 3 लाख का उनसे लोन ले लिया, उस तरीके से, ठीक है। तो 2 लाख जो भी इकट्ठा हुआ, मतलब जो भी पैसा इकट्ठा हुआ सारे के सारे मेंबर्स द्वारा, उस पैसे को लेकर बैंक के पास कोलैटरल की तरह रखवा दिया, और उससे थोड़े से ज्यादा अमाउंट का जो लोन है बैंक से ले लिया। अब उसी फंड का इस्तेमाल करके बाकी जिस भी मेंबर को पैसे की जरूरत है उसको लोन दे दिया जाएगा। फिर सारे लोग जब लोन को रीपे कर देंगे, फिर अ न्यू साइकिल ऑफ लेंडिंग कैन टेक प्लेस, ठीक है। फिर से वही सेम चीज करी जा सकती है कि सारे पैसा दे, फिर उस पैसे को कोलैटरल की तरह रखवाओ, बैंक से ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी उठाओ, और ये चीज फॉर्मल सेक्टर में ही आती है,
कोऑपरेटिव फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट में ही आता है। ये भी एक फॉर्मल जरिया है जिसके थ्रू आप लोन को अवेल कर सकते हैं। ओके, नाउ बात यहां पर आगे है वही फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर की। डिफरेंस क्या है फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में? बच्चों आज भी हम मैक्सिमम क्या देखते हैं कि रूरल एरियाज के अंदर जो हमारे लोग हैं वो ज्यादातर निर्भर हैं लोन लेने के लिए फ्रॉम दी इनफॉर्मल सोर्सेज, जैसे मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिक्कत यह है कि एक तो बैंक नहीं है हर जगह, अगर बैंक है भी तो गरीब इंसान के पास वहां पे गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है या फिर डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनके पास अपने पूरे। दैट इज वाई वो मजबूर है कि वो उनको इनफॉर्मल सेक्टर से ही लोन लेना पड़ रहा है। पर दिक्कत ये आ रही है कि जो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट होते हैं वो बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा ब्याज उनसे चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से जो बोरोअर है वो उस पैसे को रीपे नहीं कर पाता और कहीं ना कहीं वो डेट ट्रैप में फंस जाता है, वही कर्जे में फंस जाता है, कर्जे के चंगुल में फंस जाता है, बहुत बुरी स्थिति में फंस जाता है। तो यहां पर पहले तो डिफरेंस देखते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट का। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट की अगर बात करें तो ये फॉर्मल सोर्स है, जो फॉर्मल तरीका है जो सरकार कंट्रोल कर रही है। सरकार किसके थ्रू? आरबीआई के थ्रू। तो आरबीआई जो है बच्चों रेगुलेट करता है फॉर्मल सेक्टर की सारी एक्टिविटीज, बट इनफॉर्मल सेक्टर के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो यहाँ पे एक्टिविटीज को कंट्रोल करे, ये किसी के कंट्रोल में नहीं आते। उसी के साथ फॉर्मल सेक्टर में एक कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करा जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को अगर पैसा अपना रीपे भी करना है तो इट इज इजियर फॉर यू, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चार्ज करा जाएगा। बट इन फॉर्मल सेक्टर के अंदर बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा, क्योंकि कोई भी देखने के लिए नहीं है, कोई भी सुपरवाइज करने के लिए नहीं है, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा। एंड अलोंग विद दैट देयर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। साथ ही में जब आप लोन वापस नहीं चुका पाओगे उनका, तो वो गलत तरीकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपसे पैसा वापस लेने के लिए, मतलब मार सकते हैं, पीट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सब दिक्कतें इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं फॉर्मल सेक्टर का एग्जाम्पल अगर मैं लूं, तो एग्जाम्पल में मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ हमारे बैंक्स और कोऑपरेटिव्स एग्जाम्पल में आ जाएंगे। और वहीं पर अगर मैं इनफॉर्मल सेक्टर की बात करूं तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आपके मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे आपके इनफॉर्मल सोर्सेज में आ जाएंगे। आगे देखिए, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरीके से हमारे फॉर्मल सेक्टर को रेगुलेट करता है, किस तरीके से फॉर्मल सेक्टर पे नजर रखता है, चलो देखते हैं। आरबीआई मॉनिटर करता है बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग द कैश बैलेंस। बच्चों सबसे पहली चीज आरबीआई किस तरीके से सुपरवाइज करता है, वो सबसे पहले ये देखता है कि जितने भी बैंक्स हैं देश के अंदर, क्या वो 15% कैश जो है डिपॉजिटर्स का, क्या वो अपने पास रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। कि ये तो नहीं है कि लालच के अंदर आकर सारा पैसा उठा के लोन में दे रहे हैं, दैट शुड नॉट बी द केस। तो आरबीआई सबसे पहले ये मॉनिटर करेगा कि बैंक्स अपने पास 15% डिपॉजिट का कैश में रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। दूसरी चीज, it also sees that banks give loans not just to profit making businesses and traders but also to small cultivators, small scale industries and small borrowers etc. दूसरी चीज आरबीआई जिस तरीके से नजर रखेगा बैंक्स पर, वो इस तरीके से है कि वो ये देखेगा कि बैंक सिर्फ अमीर लोगों को तो लोन नहीं दे रहा, जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है उसी को तो लोन नहीं दे रहा है, बल्कि उनको भी लोन दे रहा है ना जो जिनको पैसे की असली में जरूरत है, जैसे जो स्मॉल स्केल कल्टिवेटर्स हैं, स्मॉल बोरोअर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं छोटी छोटी, उनको लोन दे रहा है कि नहीं दे रहा। Along with that, banks have to submit information to the RBI on how much they are lending, to whom they are lending, and at what interest rate they are lending. सारी इंफॉर्मेशन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम बैंक्स को सबमिट करनी पड़ती है कि वो कितना पैसा लोन में दे रहे हैं, किसको लोन दे रहे हैं और कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आरबीआई को उन्हें सबमिट करनी पड़ती है। और बच्चों इन्हीं सब तरीकों से आरबीआई सुपरवाइज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है हमारे फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट को। ठीक है, बट वहीं पर इनफॉर्मल सेक्टर से अगर आप लोन ले लेते हैं तो बहुत सी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहां पर कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि इन पे निगरानी रख सके, जो कि इन पे नजर रख सके। क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं एक बोरोअर को जो कि इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेता है। सबसे पहले कॉस्ट टू द बोरोअर इज मच हायर। कॉस्ट टू द बोरोअर का मतलब है कि आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर देना पड़ रहा है लोन पर,
ठीक है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा होता है। कभी कभी ये हायर कॉस्ट का मतलब है कि अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्निंग्स आर यूज्ड टू रीपे द लोन। बहुत बारी बच्चों, सपोज आपने लोन लिया था 10,000 का, ठीक है, आपने उस 10,000 का लोन लिया, आपने ऊपर से और 5,000 कमा लिए, लेकिन इंटरेस्ट रेट देने में ही आपको 3,000 और देने पड़ रहे हैं, तो असली में आपके पास बचे तो सिर्फ 2,000 ही ना। ठीक है, 10,000 का लोन लिया, 5,000 कमाए, टोटल 15,000 मेरे पास हो गए, बट अभी लोन का पैसा वापस करना है, तो 10,000 तो जा ही रहा है, उसी के साथ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करा था वो भी बहुत ज्यादा था, तो इसलिए और 3,000 मैं भर रही हूँ, बचे मेरे पास सिर्फ 2,000। तो मेरी अर्निंग का भी एक बहुत मेजर हिस्सा सिर्फ लोन को चुकता करने में ही जाएगा। और कभी कभी तो क्या होता है, कुछ केसेस में रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज्यादा होता है कि अमाउंट टू बी रीपेड इज ग्रेटर देन द इनकम। कभी कभी हो सकता है 5,000 आपने कमाए हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट ही आपको 6-7 हजार देना पड़ रहा है, तो इनकम जितनी हुई है उससे ज्यादा आपको पैसा वापस देना पड़ रहा है, जिससे कि आप और बुरी स्थिति में, पहले के मुकाबले और बुरी स्थिति में फंस गए हो लोन लेने से। दिस लीड्स टू इंक्रीजिंग डेट एंड डेट ट्रैप। तो इससे क्या है, इंसान के ऊपर कर्जा बढ़ता जाएगा। अब मेरे को और 3-4 हजार देने हैं, मैं उसके लिए लोन ले रही हूँ एक दूसरा, फिर मैं वो लोन नहीं चुका पा रही, दूसरा लोन ले रही हूँ, तीसरा लोन ले रही हूँ, तो ऐसे जो डेट है, जो कर्ज है मेरे सर पर, वो बढ़ता चला जाएगा, और मैं हो सकता है कि कल को एक डेट ट्रैप में फंस जाऊं, कर्जे के चंगुल में फंस जाऊं। पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज बाय बोरोइंग मे नॉट डू सो। हो सकता है किसी इंसान को छोटा मोटा अपना कोई बिजनेस चालू करना है, कोई काम चालू करना है, बट क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं इनफॉर्मल सोर्स से क्रेडिट लूंगा तो कल को मैं एक बहुत बुरी स्थिति में फंस सकता हूं, जहां पर शायद मैं पैसा वापस ही ना कर पाऊं, तो वो इंसान वो काम ही नहीं चालू करेगा, है ना। वो पहले रुक जाएगा, डर जाएगा कि नहीं नहीं मेरे को नहीं बोरो करना, मैं बुरी स्थिति में चला जाऊंगा, छोड़ो, काम ही नहीं करते। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकती है, दीज आर द ड्रॉबैक्स। दैट इज द रीजन बच्चों ये बोलाई जाती है लाइन कि चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। एक देश के विकास के लिए एक सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्रेडिट मिलना काफी ज्यादा क्रूशियल है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक सस्ते रेट पे क्रेडिट मिलेगा तभी ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे क्रेडिट लेने में, है ना। आपको पता है कि आप अगर इजीली पैसा वापस कर सको तभी दे विल बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग द क्रेडिट फॉर देयर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, या फिर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, या फिर और कमाने के लिए लोग तभी इंटरेस्टेड होंगे। और अगर लोग क्रेडिट लेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग क्रेडिट लेंगे, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे और कोई काम धंधा चालू करेंगे, कुछ करेंगे, तो देश की इकोनॉमी ही आगे जाएगी। दैट इज वाई बोला जाता है कि चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट देश के डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। ओके, नाउ हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम पुअर हाउस होल्ड या हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट्स की अगर बात करी जाए तो गरीब इंसान ज्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहा है, और जो अमीर लोग हैं वो ज्यादातर फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं, जिसकी वजह से गरीब और बुरी स्थिति में फंस जाएंगे। ठीक है, व्हाई डू यू थिंक शेयर ऑफ फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट हायर फॉर रिचर हाउसहोल्ड्स कंपेयर टू द पुअर? बिकॉज रिचर हाउसहोल्ड्स के पास कोलैटरल रखने को है, उनके पास बैंक्स आसपास अवेलेबल है, पुअर लोगों के लिए नहीं है, उनके पास गिरवी रखने को कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बैंक्स नहीं है आसपास। दैट इज वाई गरीब इंसान को डिपेंडेंट रहना पड़ता है इनफॉर्मल सेक्टर पे। और क्योंकि गरीब इंसान इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेंट है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि वो कितनी बुरी स्थिति में फंस सकते हैं व्हेन इट कम्स टू गिविंग बैक द लोन, रीपेइंग द लोन। ठीक है, ओके। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और कोशिश करी गई है, विच इज टू ओपन द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। तो गरीब इंसान के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स खोले गए हैं बच्चों। क्या है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, चलिए देखते हैं। Banks not present everywhere in rural India, and even when they are present, getting a loan from a bank is very difficult. Okay, सेल्फ हेल्प ग्रुप ना ऑल्दो इनफॉर्मल सेक्टर को बिलोंग करता है, लेकिन बहुत ज्यादा सिमिलर है टू अ कोऑपरेटिव। अब बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों में जो मैक्सिमम लोग हैं वो परेशान क्यों हैं? क्योंकि अगर किसी को अपना एग्रीकल्चर एक्सपैंड करना है, एग्रीकल्चर में पैसा लगाना है, या फिर किसी को कोई नई एक्टिविटी छोटे स्केल पे स्टार्ट करनी है, वो नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसे पता है कि मेरे को वही मनी लेंडर वगैरह से लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि एक तो बैंक्स हर जगह मौजूद नहीं है, और जहां पर बैंक है भी वहां पर बैंक से लोन लेना मुश्किल है, क्योंकि आपको कुछ गिरवी रखनी है और डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो गरीब इंसान के पास तो है नहीं। ठीक है, तो लोग इसलिए डरे रहते हैं कि अगर हम लोन लेंगे और कल को अगर हम लोन नहीं चुका पाएंगे तो हम तो एक डेट ट्रैप में फंस जाएंगे, एक तरीके से कर्जे के चंगुल में फंस जाएंगे, तो इसलिए लोग डर जाते हैं। अब इसी चीज की वजह से हमने एसएचजीज जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, आत्मनिर्भर हो जाए ताकि गरीब लोग जो हमारे हैं वो खोल दिया है। आइडिया है सेल्फ हेल्प ग्रुप के पीछे टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर, स्पेशली विमेन,
into SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एंड टू कलेक्ट देयर सेविंग्स। टिपिकल SHG में 15 से 20 मेंबर्स होते हैं। यूजुअली ये लोग एक ही नेबरहुड को बिलोंग करते हैं, रेगुलरली मिलते हैं और सेविंग्स करते हैं। तो बच्चों ऑर्गेनाइज करना है, वही ग्रुप बनाना है आपको लोगों का जो कि एक ही नेबरहुड, एक ही पड़ोस में रहते हैं। 15 से 20 लोगों का एक ग्रुप होता है। तो ये सारे जो मेंबर्स है, पर्टिकुलरली फोकस करा गया है महिलाओं पे, क्योंकि महिलाएं उतनी फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट नहीं होती हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, इसलिए महिलाओं को ऑर्गेनाइज करने पे भी फोकस किया गया है। ठीक है, तो रूरल पुअर को लेकर आना है एसएचजीज में, उनको मेंबर बनाना है, और वो लोग क्या करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा सेविंग करेंगे। हर कोई अपनी क्षमता के हिसाब से सेविंग करेगा। सेविंग पर मेंबर वेरीज, किसी के पास 25 है, किसी के पास 100 है, किसी के पास 150 है, 200 है, तो सब अपना जितना जितना है उतना अमाउंट सेव करो, डिपेंडिंग ऑन दी एबिलिटी। अब बच्चों जब सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, सपोज पूरे एसएचजी ने मिलके 5-6 हजार रुपए इकट्ठे कर लिए। अब जिस भी मेंबर को जरूरत है, सपोज कोई कह रहा है मेरे घर में शादी है, मुझे पैसा चाहिए, कोई कह रहा है मेरे को अपनी पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, वट एवर बी द नीड, तो जिस भी मेंबर को फिर जरूरत है वो छोटे छोटे लोन्स अपनी नीड्स को मीट करने के लिए उसी ग्रुप से ले सकता है। ग्रुप जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, लेकिन ये जो ब्याज है ये काफी कम है एज कंपेयर्ड टू द इंटरेस्ट रेट दैट इज चार्ज बाय द इनफॉर्मल सोर्सेस। उन बाकी इनफॉर्मल सोर्सेस के कंपैरेटिवली तो काफी कम ब्याज यहाँ पे चार्ज करा जाता है। अगर ग्रुप अपनी सेविंग्स में रेगुलर रहेगा तो इट विल बी एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक। सेम वही चीज, अगर ये सेविंग्स में रेगुलर रहे, बहुत सारा इन्होंने सेव कर लिया, तो ये फिर अपने उसी पैसे को लेकर जा सकते हैं बैंक से, मतलब यही पैसा गिरवी रखवाकर बैंक से लोन ले सकते हैं एक ज्यादा अमाउंट का, जैसे कोऑपरेटिव में होता था। लोन जो है ग्रुप के नाम पर सैंक्शन करा जाएगा एंड इट इज मेंट टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेंबर्स। तो लोन जो है बैंक देगा इनको, ग्रुप के नाम पे लोन देगा, किसी पर्टिकुलर इंसान के नाम पे नहीं, ग्रुप के नाम पे लोन देगा। एंड लोन देने का पर्पस यही है कि जो लोग हैं वो अपना छोटा मोटा व्यापार काम धंधा चालू कर सके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो भी सेविंग्स के रिगार्डिंग है, लोन एक्टिविटीज के रिगार्डिंग है, वो सारे ग्रुप मेंबर्स मिलके ही लेते हैं एंड ग्रुप ही डिसाइड करता है कि लोन किस पर्पस के लिए देना चाहिए, कितने अमाउंट का लोन देना चाहिए, कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करना चाहिए, रीपे कब तक करना है, कब तक पैसा वापस देना है। तो सारे नतीजे जो हैं, जो सारे फैसले हैं लोन के रिगार्डिंग, वो सारे ग्रुप के मेंबर्स ही लेते हैं। ओके, तो ये ना एरो यहाँ पे था। ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑल्सो, केस ऑफ नॉन रीपेमेंट इज फॉलोड अप सीरियसली। और रीपेमेंट के लिए भी, यानी कि पैसे के वापस देने की जिम्मेदारी भी ग्रुप की है। अगर कोई भी एक मेंबर रीपे नहीं कर रहा है पैसे टाइम पर, तो उस इश्यू को काफी सीरियसली ग्रुप में उठाया जाता है। और बच्चों एक ही पड़ोस के लोग हैं ना, कोई कहाँ ही लेके भाग जाएगा पैसा, वो वाली चीज है। ठीक है, और इसी फीचर की वजह से बैंक्स ग्रुप्स को पैसे देने को तैयार रहते हैं, स्पेशली द पुअर विमेन हु आर ऑर्गेनाइज्ड इन दी एसएचजीज। जो गरीब औरतें एसएचजीज का हिस्सा होते हैं, उनको तो बैंक पैसा देने के लिए बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं व्हेन ऑर्गेनाइज्ड, इवन दो दे डू नॉट हैव एनी कोलैटरल। अगर उनके पास कोलैटरल नहीं भी होता तो भी बैंक्स उनको लोन दे देते हैं इसी फीचर की वजह से, बिकॉज नॉन रीपेमेंट के केसेस इतने आते नहीं है, सब रीपे कर रहे हैं, लगातार रीपे कर रहे हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, जो कि एक छोटे स्केल पे चालू हुआ था, कुछ लोग इसके मेंबर्स थे, बट आज इतना वाइड स्प्रेड है और इतने सारे लोग इसका हिस्सा हैं, बहुत अच्छे से ये एसएचजी फंक्शन कर रहा है। उसी के साथ में क्या क्या फायदे हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू, चलिए देखते हैं। 4 एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। सबसे पहले बच्चों, सेल्फ हेल्प ग्रुप ने लोगों को आत्मनिर्भर तो बना दिया है, ठीक है, एक तरीके से सेल्फ रिलायंट बना दिया, उनको किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है, उन्हें बेफालतू में मनी लेंडर ट्रेडर के पास सर नहीं झुकाना पड़ रहा कि आप हमें पैसा दे दो, हाथ फैलाने नहीं पड़ रहे हैं, मिन्नतें नहीं करनी पड़ रही हैं। ठीक है, खुद ही से ये लोग सेल्फ रिलायंट बन चुके हैं, इंडिपेंडेंट बन चुके हैं, अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर पा रहे हैं, स्पेशली द विमेन, महिलाएं भी। उसी के साथ बोरोवर्स को जो एक लैक ऑफ कोलैटरल की उनकी प्रॉब्लम है, उससे निकाला है बाहर। बहुत बारी बैंक्स पर जाकर गरीब इंसान लोन इसलिए नहीं ले पाता था क्योंकि उसके पास गिरवी रखने को कुछ नहीं होता था, बट अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप से आपको लोन लेना है, आपको गिरवी रखने के लिए कुछ चाहिए भी नहीं। ठीक है, तो वो लैक ऑफ कोलैटरल की प्रॉब्लम से भी लोगों को बाहर निकाला है। साथ ही में एक रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल रहा है, कम ब्याज आपको देना पड़ रहा है। इनफॉर्मल सेक्टर पे जाते तो ज्यादा ब्याज देना पड़ता, वहीं पे डेट ट्रैप में फंस जाते थे, बट अभी कम ब्याज देना पड़ रहा है। अलॉन्ग विद दैट, रेगुलर मीटिंग्स जब इस ग्रुप की होंगी तो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन अ वेराइटी ऑफ सोशल इश्यूज। रेगुलर मीटिंग्स जब इस ग्रुप की होती है, लोग जो है रेगुलरली मिलते हैं, तो उस टाइम पर एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक स्टेज मिलता है आपको कि आप सब जब मिल रहे हो तो आप बहुत से सामाजिक मुद्दों पर भी डिस्कशन कर सकते हो, जैसे कि
हेल्थ कंडीशंस गांव में कैसी चल रही हैं, न्यूट्रिशन कंडीशंस, डोमेस्टिक वायलेंस अगर किसी के साथ हो रहा है, घरेलू हिंसा हो रही है, तो इन सभी इश्यूज पर डिस्कशंस हो सकते हैं और उन इश्यूज का भी निवारण किया जा सकता है। तो ये सारी एडवांटेजेस है बच्चों सेल्फ हेल्प ग्रुप की, एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि हमारे जो प्रॉब्लम है रूरल एरियाज में जो लोगों को क्रेडिट की हो रही थी उससे लोगों को निकाला गया है। वेरी नाइस। और इस पे क्वेश्चन बहुत बारी बनता है, या तो एडवांटेजेस पूछ ली जाती हैं या बेसिक आइडिया बिहाइंड एसएचजीस पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर होमवर्क के लिए मैंने आपको दिए हैं। हाउ डज यूज ऑफ मनी मेक इट इजियर टू एक्सचेंज थिंग्स? What do you think will happen if all the depositors went to ask for their money at the same time? Explain meaning of collateral. Why do lenders ask for collateral while lending? तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने कंप्लीट करेंगे। आई होप बच्चों आप लोगों को सारी की सारी बातें समझ में आ गई हैं। मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों यूज करा जाता है, क्रेडिट या लोन क्या होता है, बैंक्स अपनी लोन एक्टिविटीज को किस तरीके से पूरा करते हैं, लोन एक्टिविटीज को कैसे कैरी आउट करते हैं, उसी के साथ साथ टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होती हैं जिसके जरिए लोन मिलता है, कोऑपरेटिव क्या होते हैं, आरबीआई कैसे फॉर्मल सेक्टर को सुपरवाइज करता है, इनफॉर्मल सेक्टर से लोन क्यों नहीं लेना चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी हैं, बहुत अच्छे से मेरे को पता है कि आपको समझ में भी आ गई हैं। अब बस इनको लर्न करो एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।